स्वागत है आज का बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में। हम अध्ययन कर रहे थे पौधों में अनिवार्य खनिज तत्वों की, और हमने ये भी देखा था कि जो ये पौधों में अनिवार्य खनिज तत्व होते हैं इनको दो भागों में बांटा गया है, दीर्घ मात्रिक खनिज तत्व और सूक्ष्म मात्रिक खनिज तत्व। पौधों के अंदर जो अनिवार्य खनिज तत्व हैं इनकी संख्या 17 है। इन 17 में से जो 9 तत्व हैं वो दीर्घ मात्रिक हैं और जो 8 तत्व हैं वो सूक्ष्म मात्रिक हैं। जो दीर्घ मात्रिक तत्व हैं 9 जिनका हमने अध्ययन पहले कर लिया था। आज हम जो ये 8 तत्व हैं जो सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं। सूक्ष्म मात्रा में पाए जाने वाले तत्व जैसे कि आयरन, मैग्नीज, बोरान, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन और निकेल, ये 8 ऐसे तत्व हैं जो सूक्ष्म मात्रिक हैं जो कि पौधों को कम मात्रा में चाहिए। और जो 9 तत्व थे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये जो 9 तत्व थे वो पौधों को अधिक मात्रा में चाहिए। इनकी जो मात्रा होती है पौधों के अंदर, जो दीर्घ मात्रिक तत्व है इनकी जो मात्रा होती है 1 से लेकर 10 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम होती है या प्रति लीटर सांद्रता के अनुसार होती है। जो सूक्ष्म मात्रिक तत्व होते हैं इनकी जो मात्रा होती है पौधों के अंदर 0.1 से 1 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम या लीटर सांद्रता के अनुसार होती है। जो पौधों का शुष्क भार होता है उस शुष्क भार के अंदर जो दीर्घ मात्रिक तत्व होते हैं उनकी मात्रा होती है 1 से लेकर 10 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम सांद्रता के अनुसार। और जो सूक्ष्म मात्रिक तत्व होते हैं इनकी जो मात्रा होती है वह होती है 0.1 से 1 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम सांद्रता के अनुसार होती है। दीर्घ मात्रिक तत्वों की हमने जो भी पौधों के अंदर भूमिका होती है, पौधों में इसका क्या कार्य है, पौधों में इनका संघटक क्या है, इनका अध्ययन किया था। हमने सूक्ष्म मात्रिक तत्वों के अंदर आयरन, मैग्नीज इन दोनों का अध्ययन किया था। आज हम बोरोन का अध्ययन करेंगे। बोरोन सूक्ष्म मात्रिक तत्व है। बोरोन मृदा के अंदर जैसे कि बोरिक अम्ल है, इसके अलावा जैसे कि मैग्नीज, बोरेट है, सिलिकेट है के रूप में पाया जाता है। पौधे बोरोन का जो अवशोषण करते हैं वो जो बोरिक आयन होते हैं उसके रूप में करते हैं। बोरोन पौधों के अंदर जैसे कि कोशिका विभेदन की प्रक्रिया होती है, कोशिका विकास है, इन क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। बोरोन पौधों के अंदर कोशिका विभेदन और कोशिका का नियंत्रण करते हैं। बोरोन कोशिका झिल्ली, इसके अलावा जैसे कि परागकणों का अंकुरण होता है, इन क्रियाओं का भी नियंत्रण करता है। बोरोन सूक्ष्म मात्रिक तत्वों के अंदर आता है। यह पौधों के अंदर कार्बोक्सिलेज जो एंजाइम होता है उसका प्रमुख संघटक होता है। इसके अलावा जो बोरोन होता है पौधों के अंदर जो कोशिका झिल्ली होती है उसकी संरचना का भी नियंत्रण करता है। बोरोन कैल्शियम के साथ मिलकर के
कैल्शियम बोरेट बनाता है, और जो कैल्शियम बोरेट होता है उस मृदा के अंदर जो पौधे होते हैं वो बोरोन को अवशोषित नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण पौधे का जो विकास होता है वह मंद हो जाता है। इसलिए कैल्शियम की अधिकता वाली जो मृदा होती है उसमें पौधे बोरोन को अवशोषित नहीं कर पाते हैं। और क्यों नहीं कर पाते हैं, इसका कारण यह है कि जो कैल्शियम के साथ बोरोन क्रिया करके कैल्शियम बोरेट बनाता है, और कैल्शियम बोरेट को पौधे अवशोषित नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा पौधों के अंदर जैसे कि कोशिका विभेदन की प्रक्रिया है, कोशिका विकास की क्रिया है, इनका नियंत्रण भी बोरोन के द्वारा होता है। इसके अलावा पौधों के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट का स्थानांतरण होता है वह भी बोरोन के द्वारा होता है। कोशिका झिल्ली की कार्यशीलता है, परागकणों का अंकुरण है, ये जो सब क्रियाएं होती हैं वो सब बोरोन तत्व की उपस्थिति के कारण होती हैं। तो जो बोरोन तत्व होता है पौधों के लिए एक अनिवार्य खनिज तत्व है। पौधों की जो कायिक वृद्धि है, जनन क्रिया है, पौधों का जो विकास है, उस सब के अंदर बोरोन की भागीदारी होती है। बोरोन भी अपनी भूमिका निभाता है। हम देखते हैं सबसे पहले कि जो ये बोरोन होता है मृदा के अंदर बोरिक अम्ल, बोरोन मृदा में बोरिक अम्ल, मैग्नीज, बोरेट व सिलिकेट, मैग्नीज, बोरेट व सिलिकेट के रूप में पाया जाता है। पौधे बोरोन का जो अवशोषण करते हैं मृदा में से वो बोरिक अम्ल आयनों के रूप में करते हैं, और बोरिक अम्ल जैसे BO3 -3 BO4O7 2- ये बोरिक आयन है जिसका पौधे मृदा में से अवशोषण करते हैं। बोरोन कैल्शियम के साथ मिलकर के, बोरोन कैल्शियम के साथ मिलकर के कैल्शियम बोरेट बनाता है, कैल्शियम बोरेट बनाता है। और जो कैल्शियम बोरेट होता है उसको पौधे अवशोषित नहीं कर पाते हैं। कैल्शियम बोरेट को पौधे अवशोषित नहीं कर पाते हैं, इसलिए कैल्शियम की अधिकता वाली जो मृदा होती है उसमें बोरोन की कमी रह जाती है। यही कारण है कि कैल्शियम वाली जो मृदा होती है जिसमें अधिक मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, उस मृदा के अंदर जो बोरोन होता है कैल्शियम के साथ मिलकर के कैल्शियम बोरेट बनाता है, और उस कैल्शियम बोरेट को पौधे अवशोषित नहीं कर पाते हैं। बोरोन पौधों के अंदर जो कार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है, कार्बोक्सिलेज एंजाइम, कार्बोक्सिलेज एंजाइम का प्रमुख संगठक होता है, का गठक होता है या संगठक होता है। इसके अलावा जो बोरोन होता है वह कोशिका विभेदन, कोशिका विभेदन तथा कोशिका विकास, कोशिका विभेदन तथा कोशिका विकास क्रियाओं का नियंत्रण करता है। इसके अलावा जो बोरोन होता है कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली की क्रियाशीलता, कोशिका झिल्ली की क्रियाशीलता तथा परागकणों का अंकुरण, परागकणों का अंकुरण, परागकणों का अंकुरण,
इन क्रियाओं का नियंत्रण भी करता है। बोरोन मृदा के अंदर बोरिक अम्ल, मैग्नीज बोरेट, सिलिकेट के रूप में पाया जाता है। पौधे बोरोन को मृदा में से बोरिक अम्ल जैसे कि BO33 माइनस है, BO4O72 माइनस है, जो बोरिक आयन होते हैं, इसके रूप में अवशोषित करते हैं। बोरोन कैल्शियम के साथ मिलकर के कैल्शियम बोरेट बनाता है। कैल्शियम बोरेट को पौधे अवशोषित नहीं कर पाते हैं, इसलिए कैल्शियम वाली जो मृदा होती है, जिस मृदा के अंदर कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है, उस मृदा के अंदर बोरोन की कमी रह जाती है। और बोरोन की कमी रहती है तो जो पौधों की वृद्धि होती है वह मंद हो जाती है, धीरे हो जाती है। बोरोन कार्बोक्सिलेज एंजाइम का गठक होता है। बोरोन कोशिका विभेदन और कोशिका विकास की जो क्रियाएं होती हैं उसका नियंत्रण करता है। बोरोन कोशिका झिल्ली की कार्यशीलता तथा परागकणों का जो अंकुरण होता है, इन क्रियाओं का भी नियंत्रण करता है। इसके अलावा जैसे कि बोरोन पौधों की कायिक वृद्धि है, जनन क्रिया है, इसके लिए भी एक महत्वपूर्ण घटक होता है, तत्व होता है। अब इसके अलावा जैसे कि बोरोन की कमी रह जाती है पौधों के अंदर, तो उस समय बोरोन की कमी के कुछ लक्षण उत्पन्न होते हैं पौधों में, बोरोन की न्यूनता के कुछ लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं। जैसे कि बोरोन की कमी से जो पौधों की पत्तियां होती हैं वो गहरे हरे रंग की हो जाती हैं और मोटी हो जाती है। बोरोन की कमी से पौधों के अंदर जो मांसलकारी उत्तक होते हैं, जो गुद्देदार उत्तक होते हैं, उन उत्तकों का विघटन होने लगता है। बोरोन की कमी से पौधों के अंदर पुष्पों की संख्या कम आती है। बोरोन की कमी से पौधों के अंदर पुष्पों की संख्या कम आती है तथा जो पुष्प होते हैं वो बंदे हो जाते हैं, वो बीज उत्पन्न नहीं कर पाते हैं या फलों का निर्माण नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा जो बोरोन होता है, बोरोन की कमी से सेब के अंदर आंतरिक काग रोग हो जाता है। बोरोन की कमी से सेब के अंदर आंतरिक काग रोग हो जाता है। इसके अलावा बोरोन की कमी से जो पत्तियां होती हैं वो मोटी हो जाती हैं, उनके जो किनारे होते हैं वो मुड़ जाते हैं और जो पत्तियां होती हैं वो छोटी रह जाती हैं। तो जो पत्तियों वाला जो लक्षण है ये सबसे अधिक बोरोन की कमी के कारण होता है। इसके अलावा जैसे कि बोरोन होता है, इसकी कमी से पौधों के अंदर जो कोशिका विभाजन की क्रिया है, परागकणों का जो अंकुरण है, वो क्रियाएं भी इससे प्रभावित होती हैं। जो फलीदार पौधे होते हैं, उन फलीदार पौधों के अंदर बोरोन की कमी से जो जड़ों के अंदर जीवाणुविक ग्रंथियां बनती हैं, वो जीवाणुविक ग्रंथियां भी कम बनती हैं। बोरोन की न्यूनता, बोरोन की न्यूनता से कुछ लक्षण उत्पन्न होते हैं। जैसे कि पहला लक्षण है बोरोन की कमी से पौधों की जो पत्तियां होती हैं, पत्तियां गहरे हरे रंग की वह मोटी हो जाती हैं। पौधों के अंदर जो मांसलकारी उत्तक होते हैं, मांसलकारी उत्तकों का विघटन होने लगता है। पौधों के अंदर मांसलकारी जो उत्तक होते हैं उनका विघटन होने लगता है। बोरोन की कमी से पौधों के अंदर जो पुष्पों की संख्या होती है वो कम आती है। पुष्पों की संख्या कम तथा जो पुष्प आते हैं वो बंदे होते हैं तथा पुष्प बंदे आते हैं।
जो बंदे पुष्प होते हैं वो पौधों के अंदर जनन क्रिया नहीं कर सकते, और जब पुष्प बंध्या होता है, जब जनन क्रिया नहीं होगी तो पुष्प से ना बीज बनेगा और ना फल बनेगा। तो इस कारण बोरोन की कमी से पौधों के अंदर जो फल बनते हैं और जो बीज बनते हैं उनकी संख्या भी कम रह जाती है। बोरोन की कमी से सेब के अंदर, सेब में आंतरिक काग रोग हो जाता है। बोरोन की कमी से सेब में आंतरिक काग रोग हो जाता है। आंतरिक काग रोग के अंदर जैसे कि कैम्बियम क्षेत्र होता है पौधों के अंदर, तने के अंदर, उस कैम्बियम क्षेत्र के अंदर जैसे कि जाइलम, फ्लोएम, इस प्रकार के जो उत्तक होते हैं वो उत्तक विकसित नहीं हो पाते हैं ज्यादा। जब वो उत्तक विकसित नहीं हो पाते हैं तो पौधों के अंदर संवहन नहीं हो पाएगा, और जब संवहन नहीं होगा तो पौधों की जो वृद्धि है वो मंद हो जाएगी, जो पौधा होता है वह कमजोर रह जाएगा, जिससे कि पौधे के अंदर जो फल है वो कम प्राप्त होंगे। बोरोन की कमी से जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों के किनारे मोटे व मुड़ जाते हैं। बोरोन की कमी से जो फलीदार पौधे होते हैं उन फलीदार पौधों के अंदर जो जीवाणुविक ग्रंथियों का विकास कम होता है। जीवाणु जो ग्रंथियां होती हैं, ये जीवाणुविक ग्रंथियां नाइट्रोजन स्त्रीकरण करती हैं, मृदा के अंदर नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करती हैं, जिससे पौधे को नाइट्रोजन प्राप्त होता रहता है। यदि ये जीवाणुविक ग्रंथियां ही कम रह जाएंगी तो मृदा के अंदर नाइट्रोजन स्त्रीकरण की क्रिया कम हो जाएगी और पौधों को नाइट्रोजन कम मात्रा में प्राप्त होगा। तो जो बोरोन की कमी होती है उससे पौधों के अंदर जीवाणुविक ग्रंथियों की संख्या कम रह जाती है, जिससे कि नाइट्रोजन स्त्रीकरण का जो कार्य होता है वह कम होता है। इसके अलावा पौधों के अंदर जैसे कि कोशिका विभेदन है, कोशिका विभेदन तथा परागकणों का अंकुरण, इस प्रकार की क्रियाएं भी बोरोन की कमी से प्रभावित होती हैं। तो इसलिए ये बोरोन होता है पौधों के अंदर एक मुख्य अनिवार्य तत्वों के अंदर आता है। बोरोन मृदा के अंदर बोरिक अम्ल, मैग्नीज बोरेट, सिलिकेट के रूप में पाया जाता है। पौधे बोरोन का जो अवशोषण है वो बोरिक आयनों के रूप में करते हैं। बोरोन मृदा के अंदर कैल्शियम के साथ मिलकर के, बोरोन मृदा में कैल्शियम के साथ मिलकर के कैल्शियम बोरेट बनाता है, और जो कैल्शियम बोरेट होता है उसका पौधे अवशोषण नहीं कर पाते हैं। इसलिए जो कैल्शियम की अधिकता वाली मृदा होती है उसमें बोरोन की कमी आ जाती है। बोरोन कार्बोक्सिलेज एंजाइम का प्रमुख घटक होता है। बोरोन कोशिका विभेदन और कोशिका विकास की क्रियाओं को भी प्रभावित करता है। बोरोन कोशिका झिल्ली की कार्यशीलता और परागकणों का जो अंकुरण होता है इन क्रियाओं को भी प्रभावित करता है। इसके अलावा जो बोरोन होता है पौधों के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट का संवहन करता है, संवहन करने में सहायक होता है। बोरोन पौधों के अंदर कार्बोहाइड्रेट के संवहन में सहायक होता है। बोरोन की जब न्यूनता होती है पौधों के अंदर, बोरोन की जब कमी हो जाती है तो उस समय पौधों के अंदर कुछ लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं, जैसे कि जो पत्तियां होती हैं गहरे हरे रंग की वह मोटी हो जाती हैं। पौधों के अंदर जो मांसकारी उत्तक होते हैं उनका विघटन होने लगता है, पुष्पों की संख्या कम हो जाती है और जो पुष्प होते हैं वो
बनते हो जाते हैं। सेब के अंदर बोरोन की कमी से आंतरिक ताद रोग हो जाता है। बोरोन की कमी से पत्तियों के किनारे मोटे हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं, पत्तियां छोटी हो जाती हैं, पत्तियों का आकार होता है वह विकृत हो जाता है। पौधों के अंदर बोरोन की कमी से जीवाणुविक ग्रंथियां होती हैं, उनका विकास कम होता है, जिससे कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य कम होता है। पौधों के अंदर जो कोशिका विभेदन है, परागकणों का अंकुरण है, इस प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं वो भी बोरोन के द्वारा प्रभावित होती है। अगला महत्वपूर्ण अनिवार्य तत्व आता है बोरोन के बाद में, जैसे कि जिंक। जिंक भी बोरोन की तरह अनिवार्य तत्वों के अंदर शामिल किया गया है। पौधों के अंदर जो अनिवार्य तत्व हैं उनकी संख्या 17 होती है। पौधों के अंदर जो तत्व हैं वो 60 पाए जाते हैं। पौधों के अंदर तत्वों की उपस्थिति 60 देखी गई है, लेकिन इन 60 तत्वों में से पौधों के लिए जो महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, जो अनिवार्य हैं पौधों की वृद्धि के लिए, वो तत्व केवल 17 ही हैं। अब इन 17 तत्वों में से जैसे कि दीर्घमात्रिक तत्व और सूक्ष्म मात्रिक तत्व। सूक्ष्म मात्रिक तत्वों के अंदर जो कम मात्रा में चाहिए, जैसे कि आयरन है, मैग्नीज है और बोरान, इनका हमने अध्ययन किया। अब चौथा तत्व है सूक्ष्म मात्रिक तत्वों के अंदर जिंक। जिंक भी पौधों के लिए महत्वपूर्ण तत्व होता है, अनिवार्य तत्व है। पौधे जिंक को जिंक आयन Zn2+ के रूप में अवशोषित करते हैं। पौधों में इसकी जो आवश्यकता होती है जिंक की, वो बहुत कम होती है। पौधों के अंदर जिंक की जो आवश्यकता है वो बहुत कम होती है, बिल्कुल सूक्ष्म मात्रा में होती है। जिंक पौधों के अंदर जो अनेक प्रकार के प्रमुख एंजाइम हैं, जैसे कि कार्बोक्सिलेज है, उसका प्रमुख घटक होता है। फास्फोरस का अवशोषण है, वो भी जिंक के द्वारा प्रभावित होता है। इसके अलावा पौधों के अंदर जो IAA इंडो एसिटिक अम्ल के संश्लेषण में भी जिंक का योगदान होता है। अगला तत्व है जिंक। पौधे जिंक को Zn2+ द्विसंयोजक आयन के रूप में ग्रहण करते हैं, अवशोषित करते हैं। पौधों के अंदर जो जिंक की आवश्यकता होती है वह बहुत कम होती है। जिंक की आवश्यकता बहुत कम होती है। पौधों के अंदर जो जिंक है, पौधों के अंदर जो एंजाइम है, जैसे कि कार्बोक्सिलेज है, इसका प्रमुख घटक होता है। कार्बोक्सिलेज का घटक। इसके अलावा जो जिंक होता है पौधों के अंदर, जैसे कि IAA इंडो एसिटिक अम्ल के संश्लेषण में भी सहायक होता है। पौधों के अंदर इंडो एसिटिक जो अम्ल है, यह एक वृद्धि हार्मोन होता है जो पौधों की वृद्धि में सहायक होता है। तो इस हार्मोन के संश्लेषण में भी जिंक की भूमिका होती है। इसके अलावा जो जिंक होता है फास्फोरस के अवशोषण में भी सहायक होता है। फास्फोरस के अवशोषण में भी सहायक होता है। जब जिंक की कमी रह जाती है तो उस समय कुछ न्यूनता उत्पन्न होती है, कुछ कमी के लक्षण उत्पन्न होते हैं। जिंक की न्यूनता, जिंक के पौधों के लिए बहुत कम मात्रा में चाहिए, लेकिन फिर भी जिंक अनिवार्य तत्व है पौधों की वृद्धि के लिए, पौधों की जनन क्रिया के लिए।
इसके अलावा जैसे कि पौधों जिंक की कमी से जो पौधे के तने की वृद्धि होती है वह कम हो जाती है। पौधे के अंदर जो ऑक्सिन हार्मोन होता है IAA इंडो एसिटिक अम्ल होता है, इनका संश्लेषण भी कम हो जाता है। इसके अलावा जैसे कि पौधों के अंदर फास्फोरस होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, इनके संश्लेषण में भी जिंक का योगदान होता है। इसके अलावा जो जिंक है यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए भी आवश्यक होता है। यदि जिंक की कमी रह जाती है तो प्रोटीन संश्लेषण की जो क्रिया होती है वह भी प्रभावित होती है। इसके अलावा जिंक की कमी से जो मक्का होता है, मक्का के अंदर सफेद कली का रोग हो जाता है। जिंक की कमी से मक्का में सफेद कली का रोग हो जाता है। और चावल के अंदर खैरा रोग हो जाता है, चावल में खैरा रोग और मक्के के अंदर सफेद कली का रोग हो जाता है। जिंक की कमी से फ्लोएम में खुरचना रोग हो जाता है, जिंक की कमी से फ्लोएम में खुरचना रोग हो जाता है। इसके अलावा जो पत्तियां होती हैं उसके अंदर उत्तक सही क्षेत्र बन जाते हैं, पत्तियों का आमाप कम हो जाता है, पत्तियों का आकार विकृत हो जाता है। और जिंक की कमी का जो प्रमुख रोग होता है वह लघुकरण होता है। जो जिंक की कमी के लक्षण हैं जैसे कि जो जिंक पौधों के लिए IAA ऑक्सिन हार्मोन, इन हार्मोनों के अंदर योगदान देता है। यदि जिंक की कमी रह जाती है तो जो पौधे का जो तना होता है, तने की वृद्धि रुक जाती है, तने की वृद्धि रुक जाती है, क्योंकि ऑक्सिन हार्मोन का संश्लेषण कम होता है, हार्मोन का संश्लेषण प्रभावित होता है। तने की वृद्धि, तने की जो मोटाई होती है, तने का जो व्यास होता है उसको बढ़ाने के अंदर ऑक्सिन हार्मोन आवश्यक होता है। यदि जिंक की कमी रह जाती है तो ऑक्सिन हार्मोन कम मात्रा में निकलता है, जिससे कि पौधे का जो तना होता है उसका जो व्यास होता है वह कम हो जाता है। इसके अलावा जो जिंक होता है यह फास्फोरस वह कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण को भी प्रभावित करता है। इसके अलावा जिंक की कमी से पौधों के अंदर जो प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया भी प्रभावित होती है। इसके अलावा जिंक की कमी से पौधों के अंदर मक्के में सफेद कली का रोग हो जाता है, सफेद कली का रोग जिंक की कमी से। और जो चावल होता है, चावल में खैरा रोग हो जाता है। जिंक की कमी से पौधों की जो पत्तियां होती हैं इनका आमाप कम रह जाता है, पत्तियों का आमाप कम तथा पत्तियों का जो आकार होता है वह विकृत हो जाता है। इसके अलावा जो फ्लोएम होता है उसमें खुरचना हो जाता है, फ्लोएम में खुरचना। जिंक की कमी का जो प्रमुख रोग होता है, प्रमुख रोग, यह लघुकरण होता है, यानी कि पत्तियां बिल्कुल छोटी रह जाती हैं पौधों की। पौधे जिंक को मर्दाने से Zn2+ द्विसंयोजक आयन के रूप में ग्रहण करते हैं। पौधों को जो जिंक की आवश्यकता होती है वह बहुत कम होती है। पौधों के अंदर जो कार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है उसका प्रमुख घटक जिंक होता है। पौधों के अंदर IAA
इंडो एसिटिक अम्ल के संश्लेषण में भी जिंक की भूमिका होती है। फास्फोरस के अवशोषण में भी जिंक महत्वपूर्ण होता है। जब जिंक की न्यूनता हो जाती है तो उस समय कुछ लक्षण उत्पन्न होते हैं, जैसे कि तरह की वृद्धि रुक जाती है क्योंकि ऑक्सीजन हार्मोन का संश्लेषण कम होता है। फास्फोरस और कार्बोहाइड्रेट के संग्रहण भी प्रभावित होते हैं। प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया रुक जाती है। मक्के में सफेद कली का रोग हो जाता है, चावल में खैरा रोग हो जाता है, फलों में खुरचना हो जाता है, पत्तियों का आकार आमाप होता है, कम हो जाता है, पत्तियां विकृत हो जाती हैं और जो जिंक की कमी होती है उससे जो प्रमुख रोग होता है वह लघुकरण होता है। अगला महत्वपूर्ण तत्व है कॉपर। कॉपर को जो पौधे होते हैं 2+ आयन के रूप में भी ग्रहण करते हैं और 1+ आयन के रूप में भी ग्रहण करते हैं। कॉपर 2+ आयन क्यूप्रिक और जो कॉपर 1+ आयन होता है वह क्यूप्रस होता है। इसके रूप में जो पौधे होते हैं कॉपर को अवशोषित करते हैं। इसके अलावा जो कॉपर होता है पौधों के अंदर जो ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया होती है उसमें इलेक्ट्रॉन वाहक का कार्य करता है। इसके अलावा जो कॉपर होता है पौधों के अंदर जो एंजाइम है जैसे कि साइटोक्रोम है, ऑक्सीडेज है, इनका प्रमुख घटक होता है। कॉपर प्लास्टोसाइनिन में भी पाया जाता है। कॉपर प्लास्टोसाइनिन में भी पाया जाता है और जो प्लास्टोसाइनिन है वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के अंदर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण का कार्य करता है। अगला तत्व है कॉपर। कॉपर भी पौधों के अंदर अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कॉपर मृदा के अंदर Cu2+ द्विसंयोजक आयन और Cu1+ एक संयोजक आयन के रूप में पाए जाते हैं और जो पौधे होते हैं